IBN 7 हौसला है। नमस्कार, देश दिन भर में आपका स्वागत है और हम आपको दिखाएंगे देश के कोने कोने की खबरें। ये खबरें आप तक पहुंचा रही है नेटवर्क 18 की 2000 संवाददाताओं की टीम। हमारे तमाम रिपोर्टर्स आपके इलाके की हर छोटी बड़ी खबर लेकर आते हैं आपके लिए सबसे पहले, सबसे सटीक। तो देश दिन भर में इस वक्त हमारे साथ अलग अलग राज्यों की खबरें बताने के लिए तमाम संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि आज देश दिन भर की शुरुआत हम इसी खबर से करने वाले। महाराष्ट्र के विरोध प्रदर्शन से यहाँ पर कोल्हापुर में टोल के खिलाफ फिर से आंदोलन शुरू हो गया है और इस आंदोलन ने एक बार फिर से हिंसक रूप ले लिया है। आज टोल के खिलाफ स्वाभिमानी शेतकारी संगठन ने टोल नाकों पर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा करने और तोड़फोड़ करने पर उतारू हो गए तमाम लोग। आंदोलनकारियों ने मौके पर मौजूद कुर्सियां भी फेंकी, टोल बूथ को भी नुकसान पहुंचाया। यहां तक कि आंदोलनकारी पथराव पर भी उतर आए। कुछ लोगों का आरोप है कि टोल नाके पर मौजूद कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई। आंदोलनकारी टोल नाकों को बंद करने की मांग कर रहे हैं। दिनेश मौर्य खबर पर नजर बनाए हुए हैं। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे, ये वो संगठन है जिसने हंगामा किया जो कि सरकार का सहयोगी है, सरकार में इनकी भी हिस्सेदारी है। लेकिन जिस वक्त ये सरकार बनी थी तब यही बात हुई थी, तमाम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि टोल बंद हो जाएंगे और इसी को लेकर बड़े लंबे समय से हंगामा भी हो रहा है। तो फिर अब वजह क्या है? देखिए, आज जो तोड़फोड़ की गई उसको लेकर स्वाभिमानी क्षेत्रीय संगठन का ये कहना है कि कल उनके एक जिलाधिकारी थे, पदाधिकारी थे जिन्होंने कल टोल देने का विरोध किया, जिसके बाद टोल कर्मचारियों ने उनके साथ धक्का-मुक्की की थी, बहस की थी और उसी के विरोध में आज ये तोड़फोड़ स्वाभिमानी क्षेत्रीय संगठन द्वारा किए गए थे। लेकिन इसके पीछे बड़ी वजह यही मानी जा रही है। कोल्हापुर में इसके पहले भी कई हिंसक आंदोलन हो चुके हैं टोल को लेकर। लगातार लोग मांग कर रहे थे कि टोल बंद कर दिया जाए। बीजेपी, शिवसेना और तमाम अन्य पार्टियां जो अब सरकार में, सभी लोगों ने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद हम टोल बंद कर देंगे, टोल मुक्त महाराष्ट्र करेंगे। लेकिन सरकार बनी इतने दिन हो गए, लेकिन अब तक टोल को बंद करने को लेकर सरकार के द्वारा तरफ से कोई एक स्पेसिफिक जवाब नहीं है और उसी का एक गुस्सा भी हम इस आज के आंदोलन को देख सकते हैं। अभी फिलहाल इस घटना के बाद तमाम शहर के सभी टोल नाकों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरे शहर में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। लेकिन आंदोलनकारियों का यही कहना है कि वो जब तक टोल नहीं बंद करते तब तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे। जी, आगे की खबरें बताएंगे दिल्ली से मेरे सहयोगी रवि। दिल्ली चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 2014 तक की दिल्ली की कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। केंद्र सरकार के मुताबिक इससे लगभग 60 लाख लोगों को फायदा होगा। राजधानी दिल्ली में चुनाव से ऐन पहले बीजेपी की केंद्र सरकार ने बड़ा दांव चलते हुए दिल्ली की 895 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने कैबिनेट की बैठक के बाद ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 895 कॉलोनीज को इसका लाभ मिलेगा और लगभग 60 लाख पॉपुलेशन को इसका लाभ मिलेगा। कैबिनेट की मीटिंग खत्म होने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने 31 मार्च 2002 से 1 जून 2014 तक बसी 895 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया है। बीजेपी ने इन कॉलोनियों को नियमित कर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार के इस फैसले से दिल्ली में बीजेपी का फायदा हो सकता है। पिछली विधानसभा चुनाव के ऐन पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के हाथों 1407 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाया था, लेकिन इन कॉलोनियों को नियमित नहीं किया जा सका। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में घना कोहरा छाया रहा है, जिसके चलते कई ट्रेनें और उड़ानें रद्द कर दी गई। कोहरे के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ठंड की वजह से दिल्ली में 3 लोगों की मौत हो गई। कोहरे की वजह से 150 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चलीं, वहीं 12 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हो गई हैं। एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 0 होने की वजह से कई उड़ानें रद्द कर दी गईं। हालांकि दोपहर में धूप निकलने से लोगों को राहत मिली। दिल्ली के मंडावली में 9 महीने के बच्चे को कार से कुचलकर मारने के आरोपी पुलिस वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आरोपी को सस्पेंड भी कर दिया गया है। 9 महीने की बच्ची की मौत के मामले में आरोपी कांस्टेबल अशोक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को सस्पेंड कर उसके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। मृतक बच्चे के परिवार वालों ने मंडावली थाने की पुलिस पर जानबूझकर बच्चे को गाड़ी से कुचलकर मारने का आरोप लगाया है। बच्चे के पिता संतोष मुखिया के मुताबिक पुलिस वाले पैसों के लिए काफी समय से उन्हें परेशान कर रहे थे और बार बार उन्हें धमकी दे रहे थे। मृतक बच्चे के परिवार वालों ने स्थानीय पुलिस थाने पर आरोपी पुलिस वाले को बचाने का भी आरोप लगाया है। आरोपी के एक बार बच्चे को मार दिया, बच्चे को देख लिया, फिर उसको धक्का मार दिया। नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में उसको हमने बंद किया है
क्योंकि हम इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति, खास तौर पे अगर वो पुलिसकर्मी हैं, तो स्पॉट फ्री नहीं जाने देंगे। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में एक प्रेमी की लाश प्रेमिका के घर के बाहर मिली। शादीशुदा प्रेमी प्रेमिका के चक्कर में आकर अपनी प्रॉपर्टी के साथ साथ में अपनी जान भी गंवा बैठा। मामला लाजपत नगर इलाके का है, जहां के रहने वाले राकेश पुंडीर नाम के शख्स का शव उसकी प्रेमिका के घर के बाहर मिला है। शक जताया जा रहा है कि राकेश ने जहर खाकर जान दी है, लेकिन इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। उधर मृतक की पत्नी का आरोप है कि उसके पति का अफेयर पड़ोस में रहने वाली महिला से था। वो उनको ब्लैकमेल करती थी, जिसके चक्कर में राकेश ने अपना मकान और पत्नी के गहने भी बेच दिए थे। पत्नी का आरोप है कि उसके पति को प्रेमिका और उसके परिजनों ने मारा है। लड़की के साथ में चक्कर था, उनको ब्लैकमेल करती थी, बस जमीन भी बेच दी, मेरा जेवर सब बेच दिया, उनको सब कुछ खिला दिया। पुलिस ने इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने की बात की है। पुलिस ने साफ किया है कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साइबर सिटी गुड़गांव के मॉल में अगर आप अपने परिवार के साथ नए साल का जश्न मनाने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपके पास आपका कोई आईडी कार्ड होना जरूरी है। अगर आप बगैर आई कार्ड के 31 दिसंबर शाम 6 बजे के बाद शहर के किसी भी मॉल में जाते हैं तो आपको और आपके परिवार को मॉल में अंदर जाने की इजाजत नहीं मिल पाएगी। दरअसल गुड़गांव पुलिस ने शहर के सभी मॉल प्रबंधन और मॉल की सिक्योरिटी में लगे एजेंसी को हिदायत दी है कि किसी भी व्यक्ति का आई कार्ड देखे बिना उसे मॉल में घुसने न दिया जाए। ये आदेश सिर्फ 31 दिसंबर शाम 6 बजे के बाद देर रात तक के लिए दिए गए हैं। नए साल पर एक तरफ जहां देश भर में आतंकवादी हमलों का खतरा लगातार बना हुआ है, वहीं साल के जश्न की मस्ती में मदहोश हुड़दंगियों से निपटने के लिए भी मॉल में प्रवेश के लिए आईडी कार्ड दिखाना जरूरी किया गया है। हरियाणा के रोहतक में एक शख्स ने शराब पीने से मना करने पर अपनी पत्नी को गोली मार दी। इसके बाद शख्स ने खुद को भी गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जेपी कॉलोनी में रहने वाले राजेश ने अपनी लाइसेंसी 2 नाली बंदूक से गोली मारकर सुसाइड कर लिया। उसकी पत्नी संतोष घर में शराब पीने से मना कर रही थी। शराब मना करने से नाराज होकर राजेश झगड़ा करने लगा। राजेश ने गुस्से में आकर घर में रखी अपनी लाइसेंसी बंदूक से पहले अपनी पत्नी को गोली मारी, बाद में खुद को भी गोली मार ली। राजेश की घर में ही मौके पर मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी संतोष को रोहतक के पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। उसके पैर में गोली लगी है। राजेश शहर में ही ऑटो चलाता था। बस सूचना मिली थी कि एक आदमी ने अपने खुद गोली मार ली थी और अपने घरवाली को गोली मार ली। वो एक्सपायर हो गया। मैं मौके पर आया और अभी उनका ध्यान लेकर के जरूर कार्रवाई कर रहे हैं। यूपी में अपराधी बेखौफ है। कानपुर में एक डॉक्टर के घर में 3 बदमाश मरीज बनकर घुसे और बंदूक की नोक पर लूटकर फरार हो गए। कानपुर के कृष्णानगर में 3 बदमाश मरीज बनकर सरकारी डॉक्टर मनीष तिवारी के घर पहुंचे और गेट खटखटाने लगे। जब डॉक्टर मनीष तिवारी गेट पर आए तो एक बदमाश पेट में तेज दर्द होने की एक्टिंग करने लगा। मरीज समझकर डॉक्टर मनीष तिवारी ने गेट खोल दिया। इसके बाद एक बदमाश ने डॉक्टर मनीष तिवारी पर रिवॉल्वर तान दी। दूसरे बदमाश ने फौरन ही डॉक्टर के मुंह पर टेप चिपका दिया। तीसरे बदमाश ने हाथ पकड़कर बांध दिया। इससे पहले कि डॉक्टर मनीष तिवारी कुछ समझ पाते, बदमाश डॉक्टर को घर के अंदर ले गए। वहाँ उनकी पत्नी को बंधक बना लिया। डॉक्टर मनीष तिवारी के 2 छोटे बच्चे हैं, एक 7 महीने का, दूसरा 7 साल का। बदमाशों ने डॉक्टर मनीष तिवारी के पूरे घर की तलाशी ली, जिसमें लगभग 10,000 कैश, 1.25 लाख के जेवर, मोबाइल, टैबलेट, डिजिटल कैमरा और दूसरी कीमती चीजें जिनकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए से ज्यादा है, लूटकर फरार हो गए। तीनों बदमाशों की उम्र लगभग 20 से 25 साल की है। लूटकर भागते वक्त बदमाश धमकी देकर गए कि अगर पुलिस को सूचना दी तो जान से मार देंगे। आजमगढ़ में एक शख्स ने अपनी ही बेटी की हथौड़े से पीट कर हत्या कर दी। उससे पहले उसने अपनी पत्नी को भी मार मारकर अधमरा कर दिया। पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। आजमगढ़ जिले के नरपुरा गांव के रहने वाले ओम प्रकाश के घर आए दिन पारिवारिक कलह के चलते झगड़ा होता था। इसी के चलते ओम प्रकाश ने घर में रखे हथौड़ों से अपनी पत्नी पार्वती और बेटी पूनम को पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसकी 10 साल की बेटी की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। हम अपने बड़की मम्मी के घर सुतल लाने लगन और मम्मी का मार हमारे छोटी बहन के पतन कहाँ लेके चली गए ना, हमारे मजल की बहन की जान से मारना। पड़ोसियों की मदद से घायल पत्नी को लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी कलयुगी पिता फरार हो गया। उसके सिर में चोट था। पति ने उसको मारा था सुबह 8-9 बजे के लगभग, और जिसकी हालत गंभीर है और सीरियस हालत में वो भर्ती है। मुरादाबाद की एक बेकरी में मिलावट का मामला सामने आया है। आरोप है कि बेकरी में बनने वाली चीजों में जानवरों की हड्डियां मिलाई जाती थी। मुरादाबाद के कटघल थाना क्षेत्र में अरोमा फूड नाम की बेकरी में छापेमारी के दौरान हड़कंप मच गया।
यहाँ आधा दर्जन से ज्यादा नाबालिग बच्चे काम करते हुए मिले। दरअसल खाद्य नियंत्रण विभाग की टीम को यहाँ बन रही चीजों में मिलावट की जानकारी मिली थी। टीम को छापेमारी के दौरान यहाँ बड़ी मात्रा में जानवरों की हड्डियाँ सूखती मिली। आशंका जताई गई है कि जानवरों की हड्डियों को गलाकर उसे खाद्य पदार्थों में मिलाया जा सकता है। बेकरी में साफ सफाई के भी पर्याप्त इंतजाम नहीं मिले। फिलहाल बेकरी में बन रहे खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं, जबकि नाबालिग बच्चों द्वारा काम किए जाने के मामले को लेकर श्रम विभाग को कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। छापेमारी करने के बाद पाया गया कि वहाँ जो रस्क बनाने की प्रक्रिया है वो बहुत ही दर्दनाक दिखाई पड़ी। वहाँ पर तमाम हड्डी वगैरह दिखाई पड़े, गंदा माहौल था, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे थे। मुरादाबाद के जिला अस्पताल पर बलात्कार पीड़ित लड़की ने गलत रिपोर्ट तैयार करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि ऐसा आरोपियों को बचाने के लिए किया जा रहा है। मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग लड़की और उसके परिजनों ने जिला महिला अस्पताल की डॉक्टर पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। बलात्कार पीड़ित इस लड़की को पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के लिए महिला अस्पताल भेजा था, लेकिन डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में बलात्कार होने की बात को नकार दिया। इसके बाद लड़की के परिजनों ने उसका मेडिकल चेकअप एक निजी अस्पताल में कराया, जहां से मिली रिपोर्ट में युवती के गर्भवती होने की पुष्टि की गई। यहाँ से फिर मेडिकल कराया मैंने। मेडिकल पे उन्होंने पैसे के जोर में आन के कितना दिया गया तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा यहाँ पे जो है झूठा मेडिकल हुआ था। हम जहाँ को जामे हमारे कोई सुनवाई भी नहीं कर रहा, हमारी बात पर कोई गौर ही नहीं कर रहा क्या हो रहा है क्या नहीं। आरोपों में घिरने के बाद अब महिला अस्पताल दोबारा मेडिकल कराने की बात कर रहा है। महिला की डॉक्टरी एक तो जिला अस्पताल में हुई है, महिला हॉस्पिटल में, और एक प्राइवेट डॉक्टरी उसमें कराया है। दोनों में डिफरेंस तो आ रहा है, जो रिपोर्ट है मेरे सामने है, दोनों में डिफरेंस है। पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपी युवक उनका पड़ोसी है और पिछले कई महीनों से वो युवती को डरा धमकाकर बलात्कार कर रहा था। विरोध करने पर आरोपी एक सत्ताधारी दल के विधायक के नाम पर परिजनों को धमका रहा था। कानपुर के गंगा कटरी इलाके में घुसे एक बाघ से लोगों में दहशत बनी हुई है। बाघ के लोकेशन पता करने के लिए वन विभाग की टीम ने इलाके में कई सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं। अधिकारियों के मुताबिक 26 दिसंबर को सीसीटीवी में बाघ की तस्वीर कैद हुई थी। फिलहाल ये टीम मादा बाघ को पकड़ने की कोशिश में जुटी है। पिथौरागढ़ पुलिस लापता बच्चों को खोजने के लिए 1 जनवरी से ऑपरेशन स्माइल शुरू करने जा रही है। इसके लिए जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों की मौजूदगी में एसपी ने अलग अलग टीमें बनाई हैं। ऑपरेशन स्माइल के लिए 2 दिनों तक पुलिस कर्मियों के लिए एक कार्यशाला भी आयोजित की गई है। बेंगलुरु ब्लास्ट पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिया है कि 24 घंटे के अंदर धमाके की पूरी जानकारी जुटा ली जाएगी। बेंगलुरु धमाके पर दिल्ली में गृह मंत्रालय में आला अफसरों की बैठक हुई। बैठक के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि कर्नाटक सरकार से वो संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो एनआईए से जांच करवाई जाएगी। फिलहाल धमाके के बारे में खुफिया जानकारी जुटाई जा रही है। इसको कंडेम करते हैं। वहीं पर जो ही इसकी जानकारी प्राप्त हुई, तुरंत मैंने कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर साहब से बात की और उनको मैंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी प्रकार के लिए असिस्टेंस की आवश्यकता है तो वह असिस्टेंस हम प्रोवाइड करने को पूरी तरह से तैयार हैं। राजनाथ सिंह ने साफ किया कि इस बारे में अभी कहा नहीं जा सकता है कि इस धमाके के पीछे किसका हाथ था। गृह मंत्रालय में हुई बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, आईबी के चीफ और गृह सचिव समेत कई अन्य आला अफसर मौजूद थे। बेंगलुरु ब्लास्ट में मारी गई भवानी बेंगलुरु में क्रिसमस की छुट्टी मनाने के लिए आई थी। अगर उनकी ट्रेन टिकट कंफर्म हो जाती तो आज वो जिंदा रहती, पर उनकी किस्मत में कुछ और ही था। भवानी 2 बच्चों की मां थी। भवानी को रविवार रात में ही चेन्नई वापस लौटना था, लेकिन ट्रेन की टिकट कंफर्म न होने की वजह से उन्होंने अपनी यात्रा को टाल दिया। भवानी चेन्नई में अन्नासलाई की रहने वाली थी। उनके पति बालन को जैसे ही यह सूचना मिली कि उनकी पत्नी ब्लास्ट में घायल हो गई हैं, वो तुरंत ही बेंगलुरु के लिए निकल पड़े। उन्होंने कहा कि भवानी को रविवार की शाम वापस चेन्नई आना था। मकान मालिक ने और कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। भवानी के ज्यादातर पड़ोसियों को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि बेंगलुरु ब्लास्ट में घायल युवती उनकी पड़ोसी भवानी ही थी, जिन्होंने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मेरे कॉलीग मनोज शर्मा मध्य प्रदेश की सारी खबर आपको लाएंगे। आमिर खान की फिल्म पीके के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है।
भोपाल और अहमदाबाद में आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पीके के विरोध में जमकर बवाल काटा। बजरंग दल के लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की और उत्पात मचाया। पीके के पोस्टर जलाए और विरोध में नारेबाजी की। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि फिल्म में हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया गया है। उनका आरोप है कि फिल्म के जरिए धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और इस फिल्म में अरब देशों से पैसा लगाया गया है। रविवार को भी देश के कई शहरों में पीके के खिलाफ पुतले फूंके गए और पोस्टर फाड़े गए। मध्य प्रदेश के रीवा में सैकड़ों क्विंटल गेहूं लगातार बर्बाद हो रहा है, लेकिन प्रशासन को इसकी कोई सुध नहीं। रीवा रेलवे स्टेशन पर कई दिनों से सैकड़ों क्विंटल अनाज सड़ रहा है, लेकिन प्रशासन के पास इसके स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं है। अधिकारी एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। उनके मुताबिक गेहूं के स्टोरेज की जिम्मेदारी रेलवे विभाग की है, लेकिन इसकी अनदेखी से सरकार को नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं रेलवे विभाग कुछ भी कहने से बच रहा है। एमपी के जबलपुर में एक बिजली का खंभा टूटकर एक मकान पर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कोई आसपास नहीं था। घटना की जानकारी बिजली विभाग को दे दी गई, लेकिन बिजली कर्मचारी 4 घंटे की देरी के बाद मौके पर पहुंचे और बिजली की लाइन बंद कराई। बिहार के नालंदा में बाढ़ राहत में बड़े पैमाने पर घोटाला सामने आया है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सरकार की ओर से राहत देने का ऐलान किया गया था, जो उन्हें आज तक नहीं मिला। अगस्त माह में आई बाढ़ की वजह से जिले के 20 प्रखंडों के लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए थे, जिसके बाद सरकार की ओर से राहत के नाम पर प्रत्येक परिवार को 2-2 हजार रुपए व 1-1 क्विंटल अनाज दिया जाना था, लेकिन कई इलाकों में बाढ़ राहत कागज पर ही बांट दी गई। सिर्फ नालंदा के नूरसराय प्रखंड के नदियौना पंचायत में ही करीब 1100 लोगों की राहत राशि और अनाज फर्जी दस्तखत कर निकाल लिया गया। बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। झारखंड के गुमला जिले में गांव के ईंट भट्ठे पर 3 महीने से बंधक बनाकर रखे गए 35 मजदूरों को प्रशासन ने रिहा कर लिया है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले इन बंधक मजदूरों में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल थे। क्रम में मैं आज दिन में 2:30 बजे 7 थाना प्रभारी गुमला के जब इस भट्टे पर आया तो यहाँ मुझे वो अतिरिक्त महिला से जबरन काम कराया जा रहा था और उस परिवार समाज के 30-35 और महिला, बच्चे, युवक सारे लोग मिले। बंधकों ने बताया कि उनसे 3 महीने से भट्टे पर बिना मजदूरी दिए जबरन काम कराया जा रहा था। छापेमारी से पहले ही भट्टे का मालिक फरार हो गया, जिसे पुलिस खोज रही है। उत्तर भारत की तरह समूचा झारखंड भी कड़ाके की ठंड की चपेट में है और आज राजधानी रांची में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय स्थित वेधशाला की रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह रांची के कांके का पारा 0 डिग्री तक गिरा। दिल्ली से पटना जा रही राजधानी एक्सप्रेस में खराब खाने की शिकायत को लेकर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। यात्रियों की शिकायत है कि उन्हें बासी खाना परोसा जा रहा था। खराब खाने की शिकायत करने पर पेंट्री मैनेजर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। उसके बाद यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। राजस्थान के किशनगढ़ में 6 साल की मासूम के साथ रेप का मामला सामने आया। गांव वालों ने घटना के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। किशनगढ़ में 6 साल की मासूम से रेप के मामले में दूसरे दिन भी गांव वालों का धरना जारी रहा। घटना के 3 दिन बीत जाने पर भी पुलिस आरोपी का पता नहीं लगा पाई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बता दें कि 3 दिन पहले 6 साल की बच्ची को एक युवक ने अगवा कर उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस अब भी आरोपी की तलाश कर रही है।